तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मुख्यमंत्री ने कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन पर कुछ बातें रखी हैं। उन्होंने कहा है किसानों की कुछ बातों को सरकार ने माना है। हरियाणा में एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी, इसका जिक्र मुख्यमंत्री ने किया। हरियाणा में फसलों की अच्छी खरीद होगी और उस राहत के नाते से जो गैदरिंग है, पब्लिक गैदरिंग, वो अब क्लोज्ड जगह पर 200 की गैदरिंग और ओपन जगह पर 500 की गैदरिंग की जा सकती है। अभी भी अनलिमिटेड नहीं की है, इसको एक प्रकार से थोड़ा सा लिमिटेशन इसकी अभी भी बना के रखी है ताकि सावधानी सब लोग इसमें बरतें। हमने इस वर्ष में सुशासन दिवस के नाते से एक बात जो कल्प वर्ष मनाएंगे, और मुझे खुशी है इस बात की कि हमने उसके अंतर्गत 30 से ज्यादा पोर्टल्स और नए नए जो कार्यक्रम हमने शुरू किए, उसके माध्यम से समाज को डिलीवरी एट देयर डोर स्टेप, यानी सेवाएं, योजनाएं सब कैसे उनके नज़दीक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो गांव-गांव में हमारे अटल सेवा केंद्र, उसके माध्यम से शहरों में ई दिशा केंद्रों से, सरल केंद्रों से, अंत्योदय केंद्रों से, ये सब ने किए। और इसका प्रभाव, एक अच्छा प्रभाव जो गया है, हर वर्ष सब प्रदेशों में से हर विषय को लेकर किसी न किसी प्रदेश को छांटा जाता है तो उसको स्थान मिलता है। तो मुझे प्रसन्नता इस बात की कि इस वर्ष का डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 ये हरियाणा को मिला है। और कल 30 तारीख को राष्ट्रपति जी ने वो अवार्ड एक प्रकार से प्रदान किया है। हरियाणा की हमारी टीम वो अवार्ड लेने के लिए वहाँ गई थी, तो ये भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी कार्यालय उनको हम ई गवर्नेंस की तरफ लेकर के जाए तो ई ऑफिस बनाने की एक शुरुआत हमने कर दी है। और इस ई ऑफिस के लगभग 38 विभाग और 4 निगम, ये सब ई ऑफिस का जोड़ दिए गए हैं। 26 जनवरी तक यानी 2021 तक पूरे राज्य में इसका विस्तार किया जाएगा कि सभी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस, विभागों के कार्यालय, निगम कॉरपोरेशन, ये सब ई ऑफिस से जुड़ जाएंगे ताकि ये जो फाइलों के माध्यम से कामों की जो डिले होती है वो डिले कैसे समाप्त की जा सके, और अकाउंटेबिलिटी इसमें फिक्स करना आसान होगा, जल्दी होगा कि कौन सी चीज़ किस कारण से कहाँ विलम्ब हुई। तो एक सुशासन के जितने भी ये कार्यक्रम हैं इसको हमने किया है। मेडिकल जो हमारे हेल्थ सर्विसेज हैं उसमें ई संजीवनी ओपीडी ये भी शुरू की गई। कोविड के कारण से जो सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कि हम ई ओपीडी यानी अपने घर बैठे भी हम डॉक्टर से परामर्श लेकर के और अपने इलाज में उसका लाभ ले सकते हैं। ई पंजीकरण प्रणाली जो रजिस्ट्रियों का, ये भी हमको पता है कि हमने इसमें बहुत सुधार किया है। ये जो इलीगल कॉलोनाइज जो बनती थी, इसमें बहुत बड़ा एक रोल होता था कि जो डेवलपर्स थे, कॉलोनाइजर्स थे, वो ज़मीन को अनप्लान्ड तरीके से बेच करके, प्लॉट बेच करके और लोगों को प्रोत्साहित करते थे। इसको रोकने के लिए हमने सख्ती से काम किया। कुछ लोगों को परेशानियां इसमें हुई हैं, लेकिन फिर भी एक जिसको कहना चाहिए एक हित के लिए, लोक हित के लिए, प्रदेश हित के लिए ये हमने किया है। और हरियाणा फर्स्ट स्टेट है, पहला प्रदेश है, इतना सख्त स्टेट हमने जो काम किया है। अब 7A के माध्यम से जो भी कोई ऐसा एरिया जिसमें कोई कॉलोनी काट करके छोटे प्लॉट्स बेचेगा वो नहीं बेच सकता। एग्रीकल्चर लैंड को ही बड़े यानी 1 एकड़ से ज़्यादा के जो एरिया है वो उसमें बेचे जा सकते हैं। अगर एक एग्रीकल्चर लैंड 1 एकड़ से कम है तो स्पेशल परमिशन यानी डीसी ऑफिस से लेकर के वो रजिस्ट्री कराई जा सकती है। 1 अप्रैल 2021 से एक प्रावधान और किया जाएगा कि जिले के अंतर्गत आने वाली तहसीलों में कोई भी रजिस्ट्रेशन किसी भी तहसील ऑफिस से कराई जा सकती है। अब किसी एक तहसील के साथ बंधा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, कोई भी तहसीलदार, नायब तहसीलदार उस जिले के अंतर्गत रजिस्ट्रियां कहीं भी कर सकते हैं। आगे योजना चल रही है कि जैसे हमारा सारा रिकॉर्ड पूरे प्रदेश का डिजिटलाइजेशन उसकी हो जाएगी तो हम पूरे प्रदेश में ये खोल देंगे कि कोई भी जमीन की रजिस्ट्री प्रदेश में कहीं भी किसी से कराई जा सकती है, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। ये हमारा ऑनगोइंग एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। भूमि का जो रिकॉर्ड है उसकी डिजिटलाइजेशन ये चल रही है। वेब हेल्रिस यानी भू रिकॉर्ड जो सूचना प्रणाली है उसके माध्यम से हमने करनाल से शुरू किया था कि जो लाल डोरा है उसको समाप्त किया जाए और सारे डिजिटलाइज की जाए। जो लाल डोरा के अंदर
एरिया है उसको भी रिकॉर्ड यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाया जाए। तो इस योजना को बाद में पूरे देश ने अपनाया है। स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री जी ने 8 प्रदेशों में ये लागू करवा दी है और बाकी प्रदेश भी इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो इस बात का भी हमें गर्व है कि एक योजना जो हमने शुरू की वो सारे देश में लागू है। अब गाँव में भी अपनी प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री करा करके उसको आप मालिक सिद्ध करने के लिए वो बैंकों में और जहाँ भी कहीं हो उसका लाभ वो ले सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा काम हमने किया है। डिजिटलाइजेशन का विषय कृषि में भी हमने शुरू किया है, खास करके मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक ऐसा कार्यक्रम चलाया है कि अब हर किसान को उसमें अपनी एंट्री करनी होती है कि उसने क्या फसल बोई है और उसके ठीक डाटा रिकॉर्ड अगर बन जाता है तो बैंकों से लोन लेना है, कहीं फसल खराब होती है तो बीमा कंपनियों से मुआवजे का विषय आता है या मंडी में जाकर के उसको बिक्री करना है। ये सब चीज़ें उसमें सुविधाजनक तरीके से ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं। उसकी बहुत परेशानियां समाप्त हो गई हैं और आगे चल करके हम ये भी उस पर विचार कर रहे हैं कि बोने से पहले किसान की जो प्लानिंग क्या है, उस प्लानिंग में भी अगर हिस्सेदारी उसको बनवाएंगे तो फिर हम स्टेट में एक अच्छा सहयोग किसान का हम कर पाएंगे। और यदि हमारा एक जो किसान कल्याण प्राधिकरण हमने जो बनाया है उसको ये काम की जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे प्रदेश में किसान को प्रोत्साहन क्या दिया जाए कि कौन सी फसल बोने से उसको ज़्यादा लाभ होगा। तो इसकी पूर्व यानी प्लानिंग, प्री प्लानिंग इसकी किसान कल्याण प्राधिकरण वो करेगा ताकि ये फसलें हैं जिसमें किसान अगर बोएगा तो उसको वो इकोनॉमिकली वायबल होगा, वो लाभप्रद ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ें भी हम आगे चल करके करने जा रहे हैं। जैसे कल ही मुझे एक मित्र ने कहा कि मैदानी इलाके में अंजीर बहुत अच्छा हो सकता है, हम जो नहीं बोते हैं अभी तक। ये जो पश्चिमी देशों यानी ये जो ईरान अफगान की जो कंट्रीज़ हैं उधर से अंजीर आता है, यह बहुत कम होता है। तो आज ही मैंने बागवानी जो हमारा डिपार्टमेंट है उसको कहा है कि इसका अध्ययन करें और हम यहाँ यानी अंजीर की खेती अगर हो सकती है अच्छी तो उसको करेंगे। बहुत एक लाभदायक एक मेवा है जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। तो ऐसी कोई भी नई चीज़ें, उदाहरण दिया मैंने, नई चीज़ें कहीं भी जो देश में आवश्यकता है, दुनिया में आवश्यकता है और हम यहाँ से पैदा कर सकते हैं तो किसान कैसे उसको पैदा करके अच्छी फसल कमा सके, तो ये सब भी हम कर रहे हैं। हमने किसानों के लिए आज के विषय में, क्योंकि ये विषय भी बहुत ज़रूरी है करना, हम देखते हैं कि कड़कती ठंड और उस कड़कती ठंड में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया। किसान हमारे अपने भाई हैं, लेकिन अब कोई बात की नासमझी के कारण से लोगों ने जिस प्रकार से उनको बहका दिया या पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने जो हित साधने के लिए उनको उकसाया, जिसमें से वो आंदोलन हो गया है। अब आंदोलन का रास्ता निकाल रहे हैं हमारे केंद्र सरकार और किसानों के जो प्रतिनिधि हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देता हूं सब किसानों को भी और सभी केंद्र सरकार को भी इस नाते से जो रास्ता निकालने के लिए एक वातावरण अच्छा बना है, माहौल ठीक बना है। तो उसमें कुछ बातें कल की बातचीत में, वार्ता में मान ली गई हैं और कुछ आगे 4 जनवरी को फिर से एक जो मीटिंग होने जा रही है तो शेष विषयों पर भी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग बनेगी। ऐसा मुझे लगता है कि जल्दी खत्म होगा इस ठंड के समय में। एक सकारात्मक दिशा में काम आगे बढ़े ताकि किसान जो परेशान हो रहे हैं, खास करके उसमें बुजुर्ग जो किसान हैं, उनको तकलीफ ज़्यादा ना उठानी पड़े, तो ये जल्दी से समाधान हो सके, ऐसी मैं आशा करता हूँ। हमने हरियाणा में, मैं ऐसा कई बार चर्चा करता हूँ अपने बंधुओं से, हरियाणा में किसानों के लिए जितना हमने किया है पिछले 6 साल में शायद ही किसी प्रदेश ने किया होगा। यानी उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँगा तो प्रोक्योरमेंट, बढ़िया से बढ़िया प्रोक्योरमेंट ये हमारी हुई है और उस प्रोक्योरमेंट में कभी कोई कमी नहीं रखी है। हमारी भावांतर भरपाई योजना, इसमें भी हमने 16 सब्जियों के ऊपर ये भावांतर भरपाई योजना दी है ताकि किसी को लागत से कम न बेचना पड़े। एक समय था सब्जी सस्ती होने पर सड़कों पर लोग फेंक देते थे, आज ऐसी कोई नौबत नहीं आती है। पहले से ही पता होता है कि कौन सी सब्जी का भाव कम जा रहा है, उसको जिस भी भाव में बेच के आएगा तो कॉस्ट से जितना लॉस होगा, घाटा होगा, वो सरकार भरपाई करती है। ये योजना हमने पिछले 2 साल से चला रखी और बहुत सफलता में चल रही है। उसी के साथ जो बाजार भाव का घाटा है प्रोक्योरमेंट में, खास करके बाजरा और सरसों, 6-7 फसलें ऐसी हैं जो कोई प्रदेश इसको प्रोक्योर नहीं कर रहा। बाजरा सरसों के अलावा हमने मूंगफली, सूरजमुखी, मक्का, ये सब खरीदे हैं।